Good morning, dear learners. This is Miss Preeti Narwal. Welcome back to Narwal Study Point. तो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कृषि क्या होती है, भारत में कितनी कृषि ऋतुएं हैं। 3 कृषि ऋतुओं के बारे में हमने पढ़ा था, रबी, खरीफ और जायद के बारे में। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं हमारी अलग अलग कृषि की, जैसे व्यावसायिक कृषि, वृक्षारोपण कृषि, गहन कृषि, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और कुछ इम्पॉर्टेंट खाद्य फसलों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज की क्लास का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो बेसिकली 3-4 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे आज की क्लास में, जो होंगे अखाद्य फसलें और हरित क्रांति, श्वेत क्रांति के बारे में डिस्कस करेंगे और भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व रहा है और किसानों के पक्ष में भारत सरकार ने कौन कौन से संस्थागत सुधार किए हैं, उन सब के बारे में आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अखाद्य फसलें। अखाद्य फसलें कौन सी होती हैं? औद्योगिक फसल है। अब औद्योगिक फसल कौन सी होती है? ऐसी फसल जो उद्योगों के लिए हमें कच्चा माल प्रोवाइड करवाती है, उस फसल को औद्योगिक फसल हम लोग बोलते हैं। तो औद्योगिक फसल है अखाद्य फसलें, जिसे गैर खाद्य फसल भी कहा जा सकता है। यह एक ऐसी फसल है जो विनिर्माण के लिए वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए उगाई जाती है। अब विनिर्माण क्या होता है, आप लोगों के माइंड में एक डाउट आ रहा होगा। तो विनिर्माण क्या है? स्पेशल बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो विनिर्माण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बड़े पैमाने पर हम लोग कच्चे माल को तैयार माल में बदलते हैं। तो विनिर्माण के लिए वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए उगाई जाती हैं। उदाहरण के लिए उपभोग के लिए भोजन की बजाय कपड़ों के लिए जब हम फाइबर उगाते हैं तो उसको अखाद्य फसल बोला जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट अखाद्य फसलें हैं हमारी। सबसे पहले है रबड़। यह एक विषुवतीय फसल है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। अब इन क्षेत्रों के बारे में आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हम लोग क्लास 9th के लिए एक वीडियो लेक्चर शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्लास 9th के सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे, सेम है जैसे हम लोग क्लास 10th का कर रहे हैं। तो जलवायु रबड़ के लिए कैसी होनी चाहिए? रबड़ के पौधे के लिए, इसके लिए नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। कौन कौन से क्षेत्रों में उगाया जाता है रबड़? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय के गारो पहाड़ियों में ये उगाया जाता है। नेक्स्ट फसल है हमारी रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलें कौन सी हैं? मेनली 4 फसलें हैं भारत में जो रेशेदार हैं: कपास, जूट, भांग और प्राकृतिक रेशम। अब कपास और जूट जो हैं ये मिट्टी में उगाई जाने वाली फसल होती हैं, लेकिन जो हमारा रेशम है वो रेशम के कीड़ों से हमें मिलता है। रेशम के जो कीड़े होते हैं उनके कोकून से जो हमें प्राप्त होता है वो रेशम होता है। ये हरी पत्तियों पर उगाया जाता है, विशेष रूप से सहतूत के पेड़ पर ये कोकून लगाए जाते हैं। रेशम के रेशों के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना रेशम उत्पादन कहलाता है। अब श्वेत क्रांति क्या है? अब कुछ ऐसी रिवॉल्यूशंस हुई, ऐसी क्रांतियाँ हुई जब से औद्योगिक क्रांति आई भारत में स्वतंत्रता के बाद से। तो ऐसी क्रांतियाँ हुई जिसमें मेनली 2 हमारी बुक में डिस्कस की गई हैं, हमारे सिलेबस में जो है, श्वेत क्रांति और हरित क्रांति। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित थी? श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, यानी दूध के उत्पादन से संबंधित थी। उसकी वृद्धि के लिए, उत्पादन में वृद्धि के लिए पशुओं की नस्लों में सुधार करना था हमें। इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। हरित क्रांति की अगर बात करें तो हरित क्रांति में मेनली उत्तम किस्म के बीजों का उपयोग उसके आधार पर ये थी। उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक, उर्वरक, कीटनाशक और विशेष रूप से गेहूं के उत्पादन से संबंधित थी हमारी हरित क्रांति। अब भारत जो था उस पर हरित क्रांति का उसकी कृषि पर कैसे कैसे इम्पैक्ट पड़े, तो ये तो हमने देख लिया कि जो सकारात्मक प्रभाव पड़े, उत्पादन में वृद्धि हुई, विशेषकर से गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई, कीटनाशकों का उपयोग हुआ, उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने तकनीक और उर्वरकों का प्रयोग किया। लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या निकले? कोई भी जब क्रांति होती है तो वो बेसिक सी बात है, उसका पर्पस तो यही था कि कृषि में बढ़ोतरी हो, उत्पादन में वृद्धि हो, लेकिन उसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हमारे सामने आए। कुछ इम्पॉर्टेंट हैं उसमें से, जैसे रसायनों के अत्यधिक उपयोग से क्या हुआ? भूमि का क्षरण हुआ, जो भूमि की फर्टिलिटी थी वो ख़त्म हो गई। अधिक सिंचाई के कारण भूजल स्तर गिर रहा है, जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है वो नीचे जा रहा है। हमारी जो जैव विविधता है वो लुप्त हो रही है। अमीर और गरीब किसानों के बीच अंतर बढ़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन।
तो नेक्स्ट जो हमारा कुछ टर्म्स हम लोग देखेंगे, एमएसपी क्या होती है? मिनिमम सपोर्ट वैल्यू होती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। कृषि उत्पादकों को कृषि कीमतों में किसी भी तेज गिरावट के खिलाफ बीमा करने के लिए भारत सरकार द्वारा बाजार का एक हस्तक्षेप रूप है। ये आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, आई नो। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो एमएसपी क्या होता है? सरकार के द्वारा फसलों की बुआई से पहले ही कुछ एक दर, एक अमाउंट जो है वो उस फसल को लेकर के अनाउंस कर दी जाती है, उसकी घोषणा कर दी जाती है। एमएसपी एक वो दर है जिस पर सरकार किसानों से फसलें खरीदती हैं। अब बेसिकली ये दर क्या होती है? किसानों की उत्पादन लागत, जो उस फसल को उगाने में जो उसकी लागत, जो उसके पैसा लगा है, जो उसने इन्वेस्ट करा है, उससे 1.5 गुना ज़्यादा होती है मेनली ये। तो ये एमएसपी के बारे में कुछ था। बम्पर उत्पादनों के वर्षों के दौरान कीमतों में अत्यधिक गिरावट के खिलाफ उत्पादक किसानों की रक्षा के लिए एमएसपी भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य, यानी किसानों की रक्षा के लिए किया गया था। बाजार में क्या था? कुछ ऐसे ज़मींदार थे जो अपनी प्रॉफिट के लिए रेट तय करते थे, लेकिन किसानों की जो दुर्दशा थी उसको देखते हुए सरकार ने क्या किया, एक एमएसपी जो वो जारी किया, एक मिनिमम सपोर्ट मूल्य जो था, स्पॉट प्राइस जो था वो अनाउंस करा, उसकी घोषणा करी। ये जो एमएसपी है ये फसल की बुआई से पहले ही अनाउंस कर दिया जाता है, जिससे किसानों को लाभ होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व? अब हमने देखा कि खाद्य फसलें किस तरीके से उगाई जाती है, कौन कौन सी रिवॉल्यूशंस हुई, कुछ ऐसे सरकार द्वारा किए गए कुछ सुधार थे जो किसानों के लिए बेनिफिशियल रहे। तो भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत की इकोनॉमी के विकास में किस तरीके से कृषि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, हम सभी जानते हैं। इसमें लगभग इसकी 2/3 आबादी जो है वो अपनी आजीविका के लिए सीधे तौर पर कृषि पर निर्भर करती है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य पड़ाव है। यह सकल घरेलू उत्पाद का 26% है। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बारे में हम लोग इसी स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। यह देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है और उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन भी करता है। अब खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमने खाद्य फसलों के बारे में पढ़ा था। गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, इस टाइप की कुछ फसलें थी जो खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित कर रही थी। और उद्योगों के लिए कच्चा माल कौन सी फसलें प्रोवाइड करवा रही थी? हमारी यह खाद्य फसलें, रेशम, जूट वगैरह। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किसानों के पक्ष में भारत सरकार द्वारा किए गए कुछ संस्थागत सुधार, यानी भारत सरकार ने किसानों के पक्ष में कौन कौन से फैसले लिए हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फसल बीमा सुविधा का प्रावधान किया, यानी फसलों पर आप क्या कर सकते हो? बीमा करवा सकते हो। किसानों को ऋण सुविधा तथा ग्रामीण एवं सहकारी बैंकों का विकास हुआ। पहले किसान जो हैं स्वतंत्रता से पहले, मेनली औद्योगिक क्रांति से पहले, ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले, इस टाइप की जो रिवॉल्यूशंस नहीं हुई थी उससे पहले जो किसान थे वो ज़मींदारों से ऋण लेते थे, और वो ज़मींदारों के ऊपर बेस्ड होता था कि वो किस रेट पर उनको किस इंटरेस्ट रेट पर दे रहे हैं उनको ऋण। लेकिन फिर सरकार के द्वारा कुछ ऐसे बैंकों का विकास किया गया जो कम इंटरेस्ट पर ऋण सुविधाएं प्रोवाइड करवा रहे हैं किसानों को। महत्वपूर्ण फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी के बारे में अभी हमने पढ़ा था। लाभकारी और खरीद मूल्यों की घोषणा सरकार करती है। किसानों के लिए विशेष मौसम बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए गए हैं। मौसम बुलेटिन में हमारे जो मौसम वैज्ञानिक होते हैं, मौसम से संबंधित जानकारी किसानों को देते हैं कि कब वर्षा होने वाली है, कैसा मौसम हमारा रहने वाला है, तो उस हिसाब से हमें कौन सी फसल किस टाइम पर उसकी बुआई करनी चाहिए। तो ऐसी कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो मौसम बुलेटिन के माध्यम से किसानों को प्रोवाइड करवाई जा रही है। नई तकनीक, औजार, खाद आदि से संबंधित टीवी और रेडियो पर कृषि कार्यक्रमों का प्रसारण। अलग अलग जो टेक्नोलॉजी आ रही है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स डेली हम लोग देख रहे हैं, मार्केट में आ रहे हैं, जो कि कृषि से संबंधित हैं। अलग अलग टाइप के उर्वरक्स जो आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से संबंधित इन्फॉर्मेशन रेडियो और टीवी के माध्यम से एक किसान तक पहुंचाई जाती है। ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं सरकार के द्वारा। आप देखिए जीडीपी, हमने बात करी थी जीडीपी की, जब हम इंडियन इकोनॉमी में कृषि की इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो जीडीपी मैंने आपको बोला था, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं।
तो जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद एक वर्ष या विशिष्ट समय अवधि के दौरान किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और प्रदान की गई सेवाओं का कुल मूल्य है। यानी जीडीपी क्या होता है? एक समय अवधि होगी। समय अवधि आमतौर पर एक वर्ष ली जाती है, यानी एक साल के अंदर देश की सीमाओं यानी हमारे देश के अंदर कितना उत्पादन हुआ है, वो उत्पादन वस्तुओं का प्लस सेवाओं का, हमारी दोनों चीज़ों का जो उत्पादन है उसका जितना भी मूल्य है उसको क्या बोला जाता है? जीडीपी बोला जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जाता है। भारतीय खाद्य निगम, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारतीय खाद्य निगम। बेसिकली फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई की फुल फॉर्म है। खाद्य नीति के निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए खाद्य निगम अधिनियम 1964 के माध्यम से स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यानी एफसीआई क्या है? एक लीगल इंस्टीट्यूट है हमारा। किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी मूल्य समर्थन संचालन करता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पूरे देश में खाद्यान्नों का वितरण कौन करता है? एफसीआई करता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है कि एमएसपी पर जो फसलें हैं उनको खरीद करके और कोटा वगैरह के माध्यम से लोगों में खाद्य सुरक्षा जो है वो लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। भारत में कृषि सुधार के तरीके, अब ऐसे कौन कौन से मेजर्स अपनाए गए भारत सरकार के द्वारा जो कृषि में सुधार के लिए ज़रूरी थे, तो वो कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जो हम लोग इसमें देखेंगे। किसानों को सीधी मदद कैसे? खाते में सब्सिडी, हमारा जो अकाउंट है उसमें सब्सिडी दे दी जाती है। अब सब्सिडी के बारे में कुछ लोग जो किसान परिवार से संबंधित हैं वो जानकारी रखते होंगे कि सब्सिडी बेसिकली क्या होता है, और ज़रूरी नहीं है कि आप अगर किसान परिवार से हो तो ही आपको सब्सिडी का पता होना चाहिए। तो ये आप लोगों के लिए काम है कि आप लोग सब्सिडी के बारे में जानकारी प्राप्त करोगे। किसानों को आसान और सस्ता कर्ज, अब कर्ज की बात हो रही है, ऋण लोन, वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसे सहकारी और ग्रामीण बैंकों का सरकार ने मतलब सरकार ने क्या है, कुछ ऐसे बैंक बनाए जो कम ऋण पर, कम रेट पर, कम ब्याज पर सर किसानों को ऋण प्रोवाइड करवा रहे हैं। पानी और बिजली की आसान उपलब्धता, पहले किसान क्या है, सिर्फ सिंचाई के लिए मानसून पर डिपेंड करता था, लेकिन आजकल उसके पास अपने सारे के सारे ऐसे साधन हैं जिससे उसको पानी और बिजली जब उसको चाहिए तो उसके लिए आसानी से वो उपलब्ध हो रही हैं। बाढ़, सूखा, चक्रवात और आग से बचाव के लिए फसल की बीमा होती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, ग्रामीण बैंक और किसान क्रेडिट कार्ड, विशेष मौसम बुलेटिन, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। भूमि सुधार के कानून लागू करना, तो ये कुछ मेथड्स थे हमारे, कुछ तरीके थे जो कृषि में सुधार के लिए भारत सरकार के द्वारा अपनाए गए थे। तो हमारा यहाँ पर कृषि वाला जो चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।